डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हम ईटा टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 जो कि लास्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इसके MCQs डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 12 के जो बेसिक की टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ से क्लियर करना है। तो हम अपना फर्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा फर्स्ट MCQs है द डोमेन ऑफ y इक्वल टू सेकेंड ऑफ x प्लस 1 इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेकेंड ऑप्शन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। हमारी थर्ड ऑप्शन है रियल नंबर्स माइनस ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, ये जो गिवन फंक्शन है y इक्वल टू सेकेंड ऑफ x प्लस 1, इसकी डोमेन बताने के लिए आपको स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड x की डोमेन का पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास फंक्शन हो y इक्वल टू सेकेंड x, तो उसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो x है सेकेंड x के लिए वो इक्वल नहीं हो सकता 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के। तो जो हमें गिवन क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है वो है सेकेंड ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पे आर्गूमेंट x प्लस 1 है, तो इसलिए इसका मतलब ये है इस फंक्शन के लिए x प्लस 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। और यहाँ से अगर आप x को सॉल्व करें तो वो हमारे पास बनेगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। तो आपने इस तरह के रियल नंबर्स को निकाल देना है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द रेंज ऑफ y इक्वल टू कोसेकेंड x इज। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। हमारी सेकेंड ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। हमारी थर्ड ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। और हमारी लास्ट ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ माइंड में रखें कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड कोसेकेंड x फंक्शन है, इसकी जो रेंज है वो लेस देन आर इक्वल टू माइनस 1 होती है और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पे अगर आप इंटरवल्स की फॉर्म में देखें तो ये इक्वल होगी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 वेयर माइनस 1 इज़ इंक्लूडेड यूनियन 1 टू इन्फिनिटी वेयर 1 इज़ इंक्लूडेड। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी इज़ अवर राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट MCQs है द डोमेन ऑफ y इक्वल टू कोसेकेंड 3/2 x इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। हमारी सेकेंड ऑप्शन है रियल नंबर्स माइनस 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। हमारी थर्ड ऑप्शन है रियल नंबर्स माइनस 2n पाई डिवाइड बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। और हमारी लास्ट ऑप्शन है रियल नंबर्स माइनस 3n पाई डिवाइड बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे आपने कोसेकेंड 3/2 x की डोमेन को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड कोसेकेंड x जो फंक्शन है उसकी डोमेन का पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास फंक्शन हो y इक्वल टू कोसेकेंड x, तो इसकी डोमेन होती है x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स वेयर द रियल नंबर्स आर नॉट ऑफ द फॉर्म n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे आपको ये भी पता है कि कोसेकेंड x को हम 1/sin x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x की वैल्यूज़ वो पॉइंट्स नहीं होंगे जिसमें sin x इक्वल टू 0 होता है, और वो सारे पॉइंट्स हैं n पाई। अगर n कोई भी इंटीजर हो तो n पाई पे sin x इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब ये है हम अपने गिवन कोसेकेंड 3/2 x फंक्शन के लिए कह सकते हैं कि 3x डिवाइड बाई 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ से अगर आप x के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास x का एक्सप्रेशन बनेगा x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2n पाई डिवाइड बाई 3। इसका मतलब ये है कि आपने 2n पाई डिवाइड बाई 3 फॉर्म के सारे रियल नंबर्स को रियल नंबर के सेट में से निकाल देना है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द रेंज ऑफ y इक्वल टू 5 इंटू cos 3x इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है -1 to 1 क्लोज इंटरवल, हमारी सेकंड ऑप्शन है -5 to 5 ओपन इंटरवल, हमारी थर्ड ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स और हमारी लास्ट ऑप्शन है -5 to 5 क्लोज इंटरवल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस फंक्शन 5 इंटू cos 3x इसकी रेंज बताने के लिए आपको पहले तो पता होना चाहिए कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इक्वल टू cosx उसकी रेंज क्या होती है। तो हमारे पास cosx की रेंज होती है -1 से 1, और अगर आप देखें कि y इक्वल टू cos 3x डिफ़ाइन किए जाए तो इसकी रेंज भी -1 से 1 के दरमियान होगी, और जब आप 5 टाइम्स cos 3x डिफ़ाइन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने मल्टीप्लाई करना है y इक्वल टू cos 3x को 5 के साथ। तो जब आप यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को बोथ साइड से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे बन जाएगा -5 और राइट हैंड साइड पे बन जाएगा 5, और दरमियान में यहाँ पे होगा 5 टाइम्स y। सो 5 टाइम्स y विल बी इक्वल टू 5 इंटू cos 3x, तो वो हमारा गिवन फंक्शन बन जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे -5 होगा और राइट साइड पे +5 होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास y इक्वल टू 5 इंटू cos 3x जो है इसकी रेंज होगी y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है sin x, सेकेंड ऑप्शन है टेंजेंट x, थर्ड ऑप्शन है सीकेंट x और लास्ट ऑप्शन है कोटेंजेंट x। तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन कैसा फंक्शन होता है। अगर हमारे पास एक फंक्शन हो f of x तो ये इवन फंक्शन कहलाता है कि अगर हम इसमें x की जगह -x रिप्लेस करें तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो कि f at -x इज़ इक्वल टू f of x। तो यहाँ पे ये जो 4 फंक्शन गिवन हैं इनमें से अगर आप सीकेंट x पे इस डेफिनेशन को अप्लाई करें तो हमारे पास सीकेंट ऑफ -x इज़ इक्वल टू 1 by cos of -x। सो cos of -x इज़ इक्वल टू cos of x एंड 1 by cos x इज़ इक्वल टू सीकेंट x। तो इसका मतलब ये है कि सीकेंट ऑफ -x इज़ इक्वल टू सीकेंट x ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है द पीरियड ऑफ कोटेंजेंट थीटा इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है पाई, सेकंड ऑप्शन है 2 पाई, थर्ड ऑप्शन है पाई बाय 2 और लास्ट ऑप्शन है 3 पाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स इस MCQs का आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक फ़ंक्शन का पीरियड क्या होता है। अगर मेरे पास एक फ़ंक्शन हो f of x तो अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि f of x प्लस k इज़ इक्वल टू f of x और k हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर हो, इसे हम कहते हैं कि वो उस गिवन फंक्शन का पीरियड है कि इस इंटरवल के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनमें हमारे पास sin x, cos x और tangent x, ये फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनका पीरियड है, इनमें से फर्स्ट 2 का है 2 पाई और tan x का पीरियड है पाई, और इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं उनका पीरियड भी वही है जो इन फंक्शंस का है। तो कोटेंजेंट थीटा जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल है और tan का पीरियड है पाई, इसलिए कोटेंजेंट थीटा का पीरियड भी पाई है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है इफ़ f of x is a trigonometric function then for any constant k period of f of x divided by k is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है पीरियड ऑफ f of x होल डिवाइडेड बाय k, हमारी सेकंड ऑप्शन है k इंटू पीरियड ऑफ f of x, हमारी थर्ड ऑप्शन है
k प्लस पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स, और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ माइंड में रखें कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, तो वो अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है तो k अगर एक कांस्टेंट हो, हम फिर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई के जो फंक्शन है इसका पीरियड भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और ये इक्वल होगा k टाइम्स पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स के। अगर k जो है वो आर्गूमेंट x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो यहाँ पे, तो फिर पीरियड हमारे पास इक्वल होता है पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई के। लेकिन यहाँ पे चूँकि k डिवाइड हो रहा है, तो अगर आप यहाँ पे k की जगह 1/k पुट करें तो k ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, पीरियड ऑफ 4 टाइम्स सेकेंड x बाई 5 इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 2 पाई, सेकेंड ऑप्शन है 2 पाई बाई 5, थर्ड ऑप्शन है 10 टाइम्स पाई, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके आर्गूमेंट को देखना है। यहाँ पे जो पीछे कोफिशिएंट है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पीरियड पे। यहाँ पे जो आर्गूमेंट है उसमें है x बाई 5। तो जिस तरह अभी हमने लास्ट MCQs में देखा था कि अगर k जो है वो डिवाइड हो रहा हो, तो वो फंक्शन के जो स्टैंडर्ड फंक्शन का पीरियड है उसके साथ ये k मल्टीप्लाई होता है। तो सेकेंड x का पीरियड है 2 पाई, और सेकेंड x बाई 5 का पीरियड होगा 5 इंटू 2 पाई विच इज़ इक्वल टू 10 पाई, और 4 टाइम्स सेकेंड x बाई 5 का पीरियड भी 10 पाई ही होगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन px compresses the graph of y equal to sin x in the x direction if, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है p is strictly greater than 1, हमारी सेकंड ऑप्शन है p is strictly greater than 0, हमारी थर्ड ऑप्शन है p is greater than 0 but less than 1, और हमारी लास्ट ऑप्शन है none of these। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को माइंड में रखें कि आपने अगर ये देखना है कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जो है ये कंप्रेस कब होगा, तो उसके लिए हम फिर y इक्वल टू साइन px का ग्राफ ड्रा करते हैं और p पे कंडीशन अप्लाई करते हैं कि p मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो अगर p ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में जो आपके पास ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का वो कंप्रेस्ड फॉर्म होगी y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ की इन द x डायरेक्शन, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू कॉस के एक्स इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 2 पाई k, हमारी सेकंड ऑप्शन है k डिवाइडेड बाई 2 पाई, हमारी थर्ड ऑप्शन है 2 पाई डिवाइडेड बाई k, और हमारी लास्ट ऑप्शन है पाई k डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को माइंड में रखें कि एक फंक्शन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उस फंक्शन के पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो cos के x हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका पीरियड है 2 पाई डिवाइडेड बाई k। यहाँ पे जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो हमने इसके पीरियड का रेसिप्रोकल लेना है और वो हो जाएगा k डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स satisfies horizontal line test in the interval, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 0 to पाई क्लोज इंटरवल, हमारी सेकंड ऑप्शन है 0 to 2 पाई क्लोज इंटरवल, हमारी थर्ड ऑप्शन है -पाई टू पाई क्लोज इंटरवल, और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की बात की जा रही है कि वो किस इंटरवल के अंदर सेटिस्फाई होता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता क्या है। तो अगर आप देखें y इक्वल टू साइन एक्स
जो फंक्शन है इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होती है -1 से 1 के दरमियान। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये कहता है कि एक फंक्शन की जो रेंज है उसके अंदर जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस आप ड्रा कर सकते हैं वो लाइंस जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होंगी, वो अगर फंक्शन के ग्राफ को जस्ट 1 पॉइंट से कट करें, हर लाइन जस्ट 1 पॉइंट से फंक्शन के ग्राफ को कट करे, तो ऐसा फंक्शन 1-to-1 फंक्शन होता है। तो y = sin x अगर आप इसके ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि आपको जो इंटरवल मिलेगा जिस पे y = sin x हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को सेटिस्फाई करता है वो होता है -π/2 से लेके π/2 तक। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे A, B और C में ऐसी ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए ऑप्शन D हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ साइन थीटा इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है साइन ऑफ थीटा माइनस पाई इक्वल टू माइनस साइन थीटा। हमारी सेकंड ऑप्शन है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा। हमारी थर्ड ऑप्शन है बोथ A एंड B। और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को माइंड में रखें कि हमारे पास साइन थीटा की ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी आती है कि हम अगर साइन का जो आर्गूमेंट है थीटा एंगल उसमें पाई एंगल ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसका नेट इफ़ेक्ट क्या होता है। तो अगर हम थीटा में से पाई को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास साइन ऑफ थीटा माइनस पाई इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, जिसे हम ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ साइन थीटा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इस चीज़ को भी माइंड में रखें कि साइन थीटा हमारे पास एक ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन को की डेफिनेशन को अगर हम अप्लाई करके आर्गूमेंट में लिखते हैं थीटा की जगह थीटा माइनस पाई की जगह पाई माइनस थीटा, तो हमारे पास फिर इक्वेशन बन जाएगी साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा लिखने से जो माइनस कॉमन आएगा वो बाहर निकल जाएगा और राइट हैंड साइड के माइनस को कैंसिल आउट कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए जो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है साइन थीटा की उसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास बनती है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए और बी दोनों ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ tan थीटा इक्वल्स इट्स। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। हमारी सेकंड ऑप्शन है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। हमारी थर्ड ऑप्शन है ऑड प्रॉपर्टी और हमारी लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ माइंड में रखें कि जो tan थीटा हमारे पास फंक्शन है इसकी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी होती है tan ऑफ थीटा माइनस पाई इक्वल टू tan थीटा, कि यहाँ पे भी हम अगर एंगल में से पाई को सब्ट्रैक्ट करें तो उसका इफ़ेक्ट हमारे पास क्या आता है कि फंक्शन tan थीटा के इक्वल होता है। ये ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ tan थीटा है। लेकिन आपको ये भी पता है कि यहाँ पे हमने चूँकि पाई को सब्ट्रैक्ट किया तो tan थीटा का पीरियड भी पाई के इक्वल होता है। तो पाई को अगर हम tan में से सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें या इसके मल्टीपल्स को पाई के मल्टीपल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो फिर भी हमारे पास tan थीटा के इक्वल रिज़ल्ट आता है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ tan थीटा इक्वल है पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ tan थीटा के, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b इंटू साइन थीटा वेयर a b बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है a प्लस b एब्सोल्यूट। सेकेंड ऑप्शन है a माइनस b एब्सोल्यूट। हमारी थर्ड ऑप्शन है 1 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है वो -1 से 1 के दरमियान रहती है, तो इसलिए यहाँ पे
ये जो एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू साइन थीटा, हम अगर b साइन थीटा का एब्सोल्यूट ले लें तो यहाँ से साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमें 1 मिलेगी। 1 पुट करने से हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा a प्लस बी एब्सोल्यूट, वो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ साइन x इक्वल टू 1/2। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है π/4, सेकेंड ऑप्शन है π/3, थर्ड ऑप्शन है 5π/6 और लास्ट ऑप्शन है π/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है sin x इक्वल टू 1/2। हमने इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो हम सबसे पहले इसका रेफरेंस एंगल कैलकुलेट करेंगे जिस पे sin x हमें 1/2 वैल्यू देता है। अब ये जो इक्वेशन है, चूँकि इसमें जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है उनमें से जो A, B, C, D ऑप्शन में से कोई एक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो रेफरेंस एंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है वो है sin π/6 इज़ इक्वल टू 1/2। तो हमें रेफरेंस एंगल मिला π/6, लेकिन ऑप्शंस में π/6 मौजूद नहीं है, इसलिए हम अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि और कौन सी वैल्यू है जिस पे sin x 1/2 के इक्वल होता है। तो आपको पता है sin x जो फंक्शन है ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें रेफरेंस एंगल मिल गया π/6। हमने अब सेकंड क्वाड्रेंट की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पाई में से π/6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम अगर इसे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास एंगल आता है 5π/6, मीन्स ऑप्शन सी इज़ अवर राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट MCQs है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ y इक्वल टू साइन पाई थीटा इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है π/2, सेकेंड ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन है 1/2π और लास्ट ऑप्शन है 2π। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो साइन a थीटा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हम इस फंक्शन के पीरियड का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो अगर हम साइन a थीटा का पीरियड देखें तो वो इक्वल होता है 2π डिवाइडेड बाय a। इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन a थीटा विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2π। यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है उसमें a इक्वल टू पाई है, अगर आप वो यहाँ पे पुट करें तो पाई डिवाइडेड बाय 2π इज़ इक्वल टू 1/2, मीन्स ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ cos थीटा इक्वल टू 0 इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है cos थीटा इक्वल टू 0, इसमें जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा मौजूद है और आपको पता है कि cos थीटा जो है इसका पीरियड है 2π। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के अंदर 2nπ को ऐड कर दें तो आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। cos थीटा इक्वल टू 0 होता है π/2 पे, इसलिए π/2 प्लस 2nπ ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ द सेट ऑफ पॉइंट्स x, y satisfies vertical line test then its graph represents। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है फंक्शन, हमारी सेकंड ऑप्शन है ऑन टू फंक्शन, हमारी थर्ड ऑप्शन है 1-to-1 फंक्शन और हमारी लास्ट ऑप्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हमेशा ये चीज़ माइंड में रखें कि जब भी एक ग्राफ वर्टिकल लाइन टेस्ट को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये है कि वो ग्राफ एक फंक्शन का ग्राफ होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्टिकल लाइन टेस्ट के अंदर हम गिवन फंक्शन की जो डोमेन होती है उसमें
जितनी वर्टिकल लाइंस आप डिफाइन कर सकते हैं वो वहाँ पे आप ड्रा करें, तो वो गिवन ग्राफ को जस्ट 1 पॉइंट से कट करनी चाहिए, तब वो जो ग्राफ होगा वो एक फंक्शन का ग्राफ होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ अ फंक्शन containing points x, y satisfies horizontal line test, then its graph represents, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन, हमारी सेकंड ऑप्शन है ऑन टू फंक्शन, हमारी थर्ड ऑप्शन है 1-to-1 फंक्शन, और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, जब भी एक फंक्शन का जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास करे तो वो 1-to-1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए, इसलिए ये आगे आपके काम आएंगे, इन्हें आपने माइंड में रखना है। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये होता है कि जो फंक्शन की रेंज होगी उसमें आप जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करें वो फंक्शन के ग्राफ को जस्ट 1 पॉइंट से, हर स्ट्रेट लाइन जस्ट 1 पॉइंट से ग्राफ को कट करे। तो यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर आपको वो फंक्शन 1-to-1 फंक्शन होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, y इक्वल टू sine x इज़ अ 1-to-1 फंक्शन ऑन द इंटरवल। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 0 to 2 पाई, हमारी सेकंड ऑप्शन है -π/2 to π/2, हमारी थर्ड ऑप्शन है 0 to पाई, और हमारी लास्ट ऑप्शन है -π to पाई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है y इक्वल टू साइन एक्स, आपने ये देखना है कि ये किस इंटरवल पे 1-to-1 फंक्शन होगा। तो यहाँ पे अब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फंक्शन के ग्राफ को माइंड में रखते हुए देखेंगे कि किस इंटरवल पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स सेटिस्फाई करता है। अगर आप y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखें तो आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख लें कि अगर मैं इस फंक्शन की रेंज देखूँ वो है -1 से 1 के दरमियान, तो यहाँ पे अगर मैं जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करूँ इस रेंज के अंदर तो वो इस ग्राफ को इनफिनिटली मैनी पॉइंट से कट करती हैं। तो हमने क्या करना है, हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो। आप अगर देखें, मैं यहाँ से x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूँ और लाइंस को आगे कैरी ऑन रखूँ तो ये यहाँ पे भी कट करेगी, यहाँ पे भी कट करेगी। इसका मतलब ये है जब 2 पॉइंट्स, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपको ऐसे मिल गए जहाँ पे स्ट्रेट लाइन को कट किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है उस डोमेन के करस्पॉन्डिंग फंक्शन 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं -π/2 से लेके π/2 तक ग्राफ को देखूँ, यहाँ पे इस लाइन से लेके इस लाइन के दरमियान, तो यहाँ पे आप जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह ड्रा करते जाएं वो फंक्शन को जस्ट 1 पॉइंट से कट करेंगी। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास करता है इन द इंटरवल -π/2 to π/2। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cosecx satisfies horizontal line test on the interval। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 0 to 2 पाई, हमारी सेकंड ऑप्शन है -π to पाई, हमारी थर्ड ऑप्शन है 0 to पाई, और लास्ट ऑप्शन है -π/2 to π/2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमने देखना है कि ये जो y इक्वल टू cosx फंक्शन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किस इंटरवल पे पास करता है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम इन MCQs को यहाँ पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स फंक्शंस भी ड्रा करने हैं और देखना है कि ये हमें कब अचीव होंगे इन्वर्स फंक्शंस। उसके लिए हमें फंक्शन को 1-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन बनाना है इन द गिवन डोमेन, और ये तब पॉसिबल होगा जब हम फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे।
तो उस केस में हमारे पास फिर जो फंक्शन होते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उन्हें हम प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जिस इंटरवल पे एक्चुअली ये फंक्शंस हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं वो ही इंटरवल है जिस पे हम प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं और उनके इन्वर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन है y इक्वल टू कॉस एक्स। अगर आप इसका ग्राफ देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ये 0 पे 1 के इक्वल होता है, पाई पे -1 के इक्वल होता है, माइनस पाई भी -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे अगेन आप देखें तो इस फंक्शन की रेंज -1 से 1 के दरमियान है। अगर आप यहाँ पे जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करें वो इस ग्राफ को इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट से कट करती हैं। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि वैसे जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x की डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमने इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है। आप अगर देखें मैं -π/2 से π/2 के दरमियान अगर इसे रिस्ट्रिक्ट करूं तो यहाँ पे मैं ये वाली लाइन अगर ड्रा करूं एक स्ट्रेट लाइन में ऐसी डिफाइन कर सकता हूं जो इसे 2 पॉइंट से कट कर रही होगी, और भी इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे डिफाइन की जा सकती हैं जो इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही हैं। इसका मतलब ये है -π/2 से π/2 के दरमियान cos x cos थीटा ये जो फंक्शन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। अब अगर मैं 0 से पाई के दरमियान इस ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट करूं तो आप देखें यहाँ पे मैं जितनी भी -1 से 1 के दरमियान हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करूं 0 से पाई के दरमियान तो ये फंक्शन को जस्ट 1 पॉइंट से कट करेंगी। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल टू cos x है ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को सेटिस्फाई करता है ऑन द इंटरवल 0 to पाई। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan x सेटिस्फाइज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ऑन द इंटरवल। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 0 to पाई, सेकेंड ऑप्शन है -π/4 to π/4, थर्ड ऑप्शन है -π/2 to π/2 और लास्ट ऑप्शन है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। तो स्टूडेंट्स अगेन हमने यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को देखना है कि वो y इक्वल टू tan x के लिए किस इंटरवल पे सेटिस्फाई होगा। मींस हम इसकी डोमेन को कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करें कि ये फिर 1 to 1 फंक्शन हो और उसी इंटरवल पे फिर हम इसका इन्वर्स भी डिफाइन करेंगे। तो अगर आप y इक्वल टू tan x का ग्राफ देखें तो वो आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। यहाँ पे देखें ये -∞ से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है मुख्तलिफ सब इंटरवल्स पे। यहाँ अगर मैं देखूँ तो -π/2 और π/2 ये दो पॉइंट्स जो हैं इन पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता क्योंकि इन पे cos 0 के इक्वल होता है और tan x इक्वल होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x। तो cos x जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, इसलिए इसकी डोमेन में -π/2 और π/2 शामिल नहीं होते। आप देखें कि इसी तरह के फंक्शन की शेप आपको आगे भी नज़र आ रही है। अब -π/2 और π/2 के दरमियान में जितने भी रियल लाइन के अगेंस्ट जितनी भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करूँ वो tan x को जस्ट 1 पॉइंट से कट करेंगी। इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू tan x फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को सेटिस्फाई करता है ऑन द ओपन इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू π/2। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द डोमेन ऑफ प्रिंसिपल साइन फंक्शन y इक्वल टू साइन ऑफ x इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है -1 to 1, हमारी सेकेंड ऑप्शन है 0 to पाई, हमारी थर्ड ऑप्शन है 0 to 2 पाई और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स एक बात आप माइंड में रखें कि बुक की कन्वेंशन के हिसाब से हम प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फर्स्ट लेटर हैं उन्हें कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह यहाँ पे y इक्वल टू साइन ऑफ x है और इसमें s कैपिटल है, इसका मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अभी हमने साइन x के लिए देखा था ये किस इंटरवल पे 1 to 1 फंक्शन था जहाँ पे इसने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को सेटिस्फाई किया, तो वही इंटरवल एक्चुअली प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन होगी।
तो हमने जब उसे कैलकुलेट किया था वो था -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। आपको वो यहाँ पे A, B और C के अंदर नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीन्स नन ऑफ दीज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है -1 to 1 क्लोज इंटरवल, सेकेंड ऑप्शन है -π to π क्लोज इंटरवल, हमारी थर्ड ऑप्शन है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, और हमारी लास्ट ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इन्वर्स है। अब इसकी हमने डोमेन बतानी है। तो यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 8 के उस पॉइंट को माइंड में रखें कि जो f की डोमेन होती है वो f इन्वर्स की रेंज होती है, और जो f की रेंज होती है वो f इन्वर्स की डोमेन होती है। तो यहाँ पे y इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ x जो फंक्शन है इसकी डोमेन होगी प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज। और आपको पता है कि अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ देखें तो वो आपके पास कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं वो डिफाइंड होंगी -1 से 1 के दरमियान, और आउटपुट हमें क्या मिल रही है, वो हमें एंगल्स मिल रहे हैं -π/2 से लेके π/2 तक क्लोज इंटरवल। तो अगर इस चीज़ को आप माइंड में रखें, ये हमारे पास ग्राफ है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का, जिसमें हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी डोमेन क्या होगी, वो होगी -1 से लेके 1 तक क्लोज इंटरवल, मीन्स ऑप्शन ए इज़ अवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द रेंज ऑफ y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ x इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 0 to π, सेकेंड ऑप्शन है 0 to π माइनस π/2, थर्ड ऑप्शन है 0 to π/2, और लास्ट ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ x है। इसका मतलब ये है कि इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास प्रिंसिपल सेकेंड फंक्शन होगा जिसकी डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया ताकि हम इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकें, और वो हमारे पास इन्वर्स आया y इक्वल टू सेकेंड इन्वर्स ऑफ x। यहाँ पे आप अगर इस फंक्शन का ग्राफ देखें y इक्वल टू सेकेंड इन्वर्स ऑफ x, तो इसका ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह का है कि यहाँ जो डोमेन है वो 1 से ग्रेटर पॉजिटिव रियल नंबर्स और -1 से छोटे नेगेटिव रियल नंबर्स, ये इसकी डोमेन का हिस्सा हैं। इसके दरमियान जो पॉइंट्स हैं, मींस -1 और 1 के दरमियान जो पॉइंट्स हैं, वो इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं हैं। और अगर आप इसकी रेंज देखें किसकी, y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ x, तो इसकी रेंज जो है वो 0 से लेके π/2 तक, लेकिन π/2 इसमें शामिल नहीं है। इसकी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अनडिफाइंड है, तो ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, और π/2 से लेके पाई तक इसमें भी π/2 शामिल नहीं है क्योंकि इस पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है, ये इसकी रेंज होगी। इसका मतलब ये है कि हमने रेंज में किस पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, 0 से π तक जो इंटरवल है उसमें से हम π/2 को एक्सक्लूड करेंगे। इसका मतलब ये है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द डोमेन ऑफ y इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स ऑफ x इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to 1, सेकेंड ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1, थर्ड ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और लास्ट ऑप्शन है क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। तो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे हमने कोसेकेंड इनवर्स ऑफ x की डोमेन बतानी है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास प्रिंसिपल कोसेकेंड फंक्शन है जिसमें हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ देखें तो उसकी सिचुएशन आपके सामने है कि -π/2 से स्टार्ट होता है 0 तक, 0 इंक्लूडेड नहीं है, और फिर 0 से π/2 तक
अगेन यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है, ये इस फंक्शन की रेंज है और इसकी डोमेन जो है वो 1 से ग्रेटर पॉजिटिव रियल नंबर्स और -1 से छोटे नेगेटिव रियल नंबर्स, ये इसकी डोमेन में शामिल हैं। इसके दरमियान जो रियल नंबर्स हैं वो इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी डोमेन में -1 और 1 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। 1 और -1 इसकी डोमेन में शामिल हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x की डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस द ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। सो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x इज इक्वल टू x इफ हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। हमारी सेकेंड ऑप्शन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल टू π/2। हमारी थर्ड ऑप्शन है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये डिफरेंट MCQs में आ सकता है। यहाँ पे आप देखें कि ये जो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है ये आपको बाहर नज़र आ रहा है। इसके आर्गूमेंट में प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x है और आप जब साइन इन्वर्स को sin x पे ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है x। तो ये x के किन वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। तो इसके लिए आप देखें कि जब भी आप लिखते हैं f कंपोजिशन g ऑफ x, तो f कंपोजिशन g ऑफ x का मतलब ये है f ऑफ g ऑफ x मीन्स जो आपके पास ये यहाँ पे आप देखें तो ये f को रिप्रेजेंट करेगा, ये g को, और ये आगे x है। तो यहाँ पे g पहले ऑपरेट होगा x पे और वहाँ से जो इफ़ेक्ट आएगा इसका उस पे साइन इन्वर्स यहाँ पे ऑपरेट होगा। इस केस में आपने फिर ये देखना है कि ये जो पहले x पे ऑपरेट होने वाला जो फंक्शन है वो है प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x। तो साइन की डोमेन क्या होगी प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया होता है, वो -π/2 से π/2 के दरमियान होती है। इसलिए x पे कंडीशन होगी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल टू π/2। सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द सोल्यूशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ tan π/3 इज इक्वल टू। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है π/3, सेकेंड ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन है π/4 और लास्ट ऑप्शन है एम्प्टी सेट। तो स्टूडेंट्स, हमने इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है कि इसका आंसर क्या आता है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। आप अगर यहाँ पे देखें तो जो tan π/3 है ये साइन इनवर्स के आर्गूमेंट में मौजूद है। तो आप अगर tan π/3 को कैलकुलेट करें तो ये इक्वल होता है √3 के। लेकिन साइन इनवर्स ऑफ x जो है इसकी डोमेन -1 से 1 के दरमियान है और √3 इस डोमेन के अंदर लाई नहीं करता। इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मीन्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एम्प्टी सेट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है cos of cos inverse of y is equal to y if हमारी फर्स्ट ऑप्शन है y is greater than or equal to 0 and less than or equal to pi। सेकेंड ऑप्शन है y is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। थर्ड ऑप्शन है y is greater than or equal to -1 and less than or equal to 1। और लास्ट ऑप्शन है y is greater than or equal to -π/2 and less than or equal to π/2। सो अगेन आपके पास यहाँ पे cos और cos इन्वर्स मींस प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos और उसका इन्वर्स, उससे रिलेटेड हमारे पास ये रिजल्ट है। तो cos ऑफ cos इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू y होता है अगर यहाँ पे हमारे पास कौन सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे अगेन दो फंक्शंस की कंपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे y पे पहले ऑपरेट हो रहा है इन्वर्स फंक्शन cos इन्वर्स। तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यूज़ वो होनी चाहिए जो cos इन्वर्स की डोमेन होती है, और cos इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होती है
y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। तो ये जो रिजल्ट है ये ट्रू होगा फॉर ऑल y विच आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। सो ऑप्शन सी इज़ अवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है cos इनवर्स ऑफ -1/√2 इज इक्वल टू। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है π/4, सेकेंड ऑप्शन है π/3, थर्ड ऑप्शन है 3π/4 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है cos इनवर्स ऑफ -1/√2। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि हमारे पास जो cos है वो 1/√2 किस एंगल पे दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि cos इनवर्स जब इस पे ऑपरेट होगा तो जो हमें आउटपुट मिलेगी वो एक एंगल होगा। तो हमने एंगल कैलकुलेट करना है, हम इसलिए पहले तो रेफरेंस एंगल को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम 45 डिग्री का एंगल लें मीन्स π/4 तो हमारे पास cos जो है वो इक्वल होता है 1/√2 के। अब आप अगर इस क्वांटिटी को इक्वल टू y रखें तो हमने y को कैलकुलेट करना है, तो y इसके इक्वल रखने से हमारे पास cos y इक्वल टू -1/√2 होगा। आप अब देख सकते हैं कि cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड में नेगेटिव। तो हम यहाँ से रेफरेंस एंगल π/4 को यूज़ करते हुए पाई में से π/4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एंगल बनेगा 3π/4। इसका मतलब ये है कि cos इनवर्स ऑफ -1/√2 इज इक्वल टू 3π/4। सो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 12π डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 12π डिवाइडेड बाय 5, सेकेंड ऑप्शन है 2π डिवाइडेड बाय 5, थर्ड ऑप्शन है 3π डिवाइडेड बाय 2 और लास्ट ऑप्शन है अनडिफाइंड। स्टूडेंट्स इस MCQs पे आप ज़रा गौर करें तो ये साइन इनवर्स है, इसके करस्पॉन्डिंग तो हमारे पास प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, लेकिन इसके आर्गूमेंट में जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन मौजूद है और साइन 12π/5 मौजूद है। हमें पता है कि साइन 12π/5 की जो आउटपुट होगी वो -1 से 1 के दरमियान होगी, इसलिए हमें यहाँ पे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन का रिजल्ट यूज़ करके आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पीरियड है वो 2π होता है, तो हम 12π/5 को 2π की फॉर्म में अगर लिखें तो वो हमारे पास बनेगा 12π/5 इज इक्वल टू 2π/5 प्लस 2π। इसका मतलब ये है कि आप लिख सकते हैं साइन 2π/5 प्लस 2π इज इक्वल टू साइन ऑफ 2π/5। आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने साइन जो जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसे इन टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लिया, जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल होगी, साइन 2π डिवाइडेड बाय 5 के। आप अगर इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो साइन इनवर्स साइन को कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन बचेगा 2π डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इज एन। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है इवन फंक्शन, सेकंड ऑप्शन है ऑड फंक्शन, थर्ड ऑप्शन है बोथ a एंड b और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ माइंड में रखें कि आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ ये सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे आपको इवन ऑड फंक्शन की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। अगर फंक्शन हो y इक्वल टू f ऑफ x और वो इक्वेशन सेटिस्फाई करे f एट x इज इक्वल टू f एट माइनस x तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है, और अगर फंक्शन सेटिस्फाई करे f एट माइनस x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ x तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। तो साइन इनवर्स के केस में अगर हम आर्गूमेंट में माइनस x पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट बनता है साइन इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x। इसका मतलब ये है कि
y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x हमारे पास एक ऑड फंक्शन है, सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, फॉर x नॉट इक्वल टू 0 कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है साइन इनवर्स ऑफ 1/x, सेकेंड ऑप्शन है साइन इनवर्स ऑफ x, थर्ड ऑप्शन है सेकेंड इनवर्स ऑफ x और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो होल्ड करती हैं। अगर हमारे पास x नॉन ज़ीरो हो तो फिर कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल होता है साइन इनवर्स ऑफ x के। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और इसके पैरेलल हमारे पास इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये भी है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज़ इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x। तो ये चीज़ आप माइंड में रखें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, साइन इनवर्स ऑफ a इंटू 1 माइनस a पावर 2 होल अंडर रूट माइनस b इंटू 1 माइनस b पावर 2 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है साइन इनवर्स ऑफ a प्लस साइन इनवर्स ऑफ b, हमारी सेकेंड ऑप्शन है साइन इनवर्स ऑफ a माइनस साइन इनवर्स ऑफ b, हमारी थर्ड ऑप्शन है कॉज इनवर्स ऑफ a प्लस कॉज इनवर्स ऑफ b और हमारी लास्ट ऑप्शन है कॉज इनवर्स ऑफ a माइनस कॉज इनवर्स ऑफ b। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फार्मूलाज हैं। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है साइन इनवर्स ऑफ a इंटू 1 माइनस a पावर 2 होल अंडर रूट माइनस b इंटू 1 माइनस b पावर 2 होल अंडर रूट, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स ऑफ a माइनस साइन इनवर्स ऑफ b। अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो तो फिर ये इक्वल होता है साइन इनवर्स ऑफ a प्लस साइन इनवर्स ऑफ b। और यहाँ पे ये जो इसके आर्गूमेंट्स हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि दे आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉज इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है पाई और लास्ट ऑप्शन है π/2। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके आसानी से इन रिजल्ट्स को कंप्यूट कर सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉज इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होता है। जिस तरह आप साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 कहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये आइडेंटिटी है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉज इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट। ये 0 है, 1 है, पाई है या π/2 है। तो यहाँ पे हम एक फैक्ट को यूज़ करेंगे, वो है साइन इनवर्स ऑफ x की एक आइडेंटिटी, वो है साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2 माइनस कॉज इनवर्स ऑफ x। अगर आप साइन इनवर्स ऑफ x की जगह π/2 माइनस कॉज इनवर्स ऑफ x यहाँ पे पुट कर दें तो कॉज इनवर्स ऑफ x कॉज इनवर्स ऑफ x से कैंसिल आउट हो जाएगा और जस्ट बाकी बचेगा π/2। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी इज़ अवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है π/2, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 0 और लास्ट ऑप्शन है π/4। तो यहाँ पे आप एज्यूम करें ऑप्शन बी 1 की इक्वल थी, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। ओके, तो हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x, ये किसके इक्वल होगा। यहाँ पे इसे कंप्यूट करने के लिए आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज हैं, उनमें से आप यूज़ करें tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, और वो किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू b। आप देखें यहाँ पे a इक्वल टू x है और b इक्वल टू 1/x है। जब आप वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में x प्लस 1/x होगा और डिन्यूमरेटर में 1 माइनस यहाँ से x 1/x से कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा और 1 माइनस 1 0 होता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। और tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, ये मीन्स वो एंगल जिस पे tan फंक्शन अनडिफाइंड हो, वो एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि cos π/2 पे 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा, π/2।
सो ऑप्शन ए इज़ अवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 3π/2 + 2k वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सेकेंड ऑप्शन है 5π/2 + 2k वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। थर्ड ऑप्शन है 3π/4 + 2k वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। और लास्ट ऑप्शन है 2π/3 + 2k वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखी गई है, इसमें जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो पहले ये माइंड में रखें कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से 2 को दूसरी साइड पे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा हमारे पास सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो इक्वल होता है sin 2 थीटा के। इसलिए हम फिर यहाँ से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म में, विच इज़ sin 2 थीटा इज इक्वल टू -1। यहाँ पे अब हमने देखना है कि रेफरेंस एंगल हमें यहाँ से क्या मिल रहा है। sin 2 थीटा इक्वल टू -1 है, और sin -1 के इक्वल कब होता है, जब एंगल हो 3π/2 के इक्वल, मीन्स 270 डिग्री। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू 3π/2 विच मीन्स थीटा इज इक्वल टू 3π/4। और आप इसके अंदर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द पीरियड ऑफ साइन पुट कर दें, मीन्स 2k, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर बनेगा 3π/4 + 2k वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, मीन्स ऑप्शन सी इज़ अवर राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट MCQs था। आई होप आपने इन MCQs से कई टॉपिक्स को समझा होगा। अगर किसी MCQs में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारी फर्स्ट ईयर की MCQs की सीरीज़ कंप्लीट होती है। अगर आपको फिर भी फर्स्ट ईयर की किसी भी चैप्टर में, किसी भी MCQs में, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी आप इस सीरीज़ को शेयर करें ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। अगर उनका कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकें। इसके बाद किसी और लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।